नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को नमक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रोज़ ओपीडी में देखना पड़ता है। पेशेंट आता है, पूछता है कि मैं कौन सा नमक खाऊं, मैं सेंधा नमक खा रहा हूं, मैं ये वाला नमक खा रहा हूं। तो इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा होता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। किडनी फेलियर की पेशेंट की बॉडी में किडनी अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर रही होती है, और जैसे जैसे वो बंद कर रही होती है तो जो किडनी का काम है, गंदगी को बाहर निकालना, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, वो नहीं हो पा रहा था। जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे तो शरीर के अंदर ही इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अब जो किडनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी बॉडी में, वो है बीपी को कंट्रोल करने का। अक्सर हम सुनते थे कि सिर्फ हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल है, बस वही बीपी को कंट्रोल करता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन होते हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं, हमारी किडनी, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन। ये 3 मेजर ऑर्गन हैं जो हमारी बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम ब्रेन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, मगर अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो पूरी संभावना ये होती है कि आपका बीपी या तो बढ़ चुका है या फिर बढ़ने वाला है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उन सभी को नमक कम मात्रा में लेने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर नमक ज़्यादा लेंगे, हम सब जानते हैं कि नमक से बीपी बढ़ता है, और जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा ना सिर्फ किडनी पे लोड पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बीपी की वजह से जो ब्लड है वो ज़्यादा मात्रा में किडनी में एंटर करेगा, प्रेशर से करेगा और किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। बल्कि हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, और दोनों ही ऑर्गन्स को ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से नुकसान होगा ही होगा। तो जितने भी चिप्स खाते हो, अचार खाते हो, चटनियाँ खाते हो, इसी वजह से आप सभी की बंद करवाई जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में आप इन चीज़ों में नमक खाते हो शायद खाने में नहीं खाते। तो खाने में अपनी नमक की मात्रा को कम रखो, मिर्च मसालों को कम से कम रखो, इतना लो कि आपको टेस्ट आए बट आपको जले नहीं अंदर। नमक किसी भी खाने को टेस्टी बना देता है, मगर उस टेस्ट के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब बाज़ार में 2 टाइप का नमक आता है, एक आता है सेंधा नमक और एक वो आता है जो हम आयोडाइज्ड नमक लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो आयोडाइज्ड नमक होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 100% के आसपास होती है, और बहुत कम मात्रा में उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है कि उससे हमें थायराइड, गले की जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसकी किसी टाइप की दिक्कत ना हो। मगर जो हम मार्केट में सेंधा नमक देखते हैं, तो सेंधा नमक कैसे बनता है? वो तो केमिकली बना फैक्ट्रियों के अंदर। ये कहाँ से बना? ये जो सेंधा नमक होता है, ये पहाड़ों पे जब कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, सूखता है, तो नीचे एक वाइट लेयर छोड़ जाता है। घर में भी आप पानी उबालते होंगे तो जिस बर्तन में पानी उबालते हैं उसमें आपको एक वाइट कलर की लाइन देखने को मिलती है, वो नमक ही होता है। मगर अगर यही प्रोसेस नेचुरल तरीके से पहाड़ों पे कहीं हो रहा होता है तो वहाँ पर पानी, नमक बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। उस नमक को जब लेकर आया जाता है तो उसे सेंधा नमक कहा जाता है। और ये सेंधा नमक अक्सर पहाड़ों पे मिलता है। जैसे हम सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। ये इंडिया में भी मिलता है, बट पाकिस्तान में इसका मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। तो ये जो नमक होता है ये नेचुरली अकरिंग होता है, अपने आप बन रहा है, तो इसमें कंट्रोल नहीं होता किसी का भी कि इसमें कितनी मात्रा में सोडियम होगा, कितनी मात्रा में पोटेशियम होगा। तो इसमें अनकंट्रोल वे में मिलता है हमें सोडियम एंड पोटेशियम। अब जो सोडियम है वो बीपी को बढ़ाता है और पोटेशियम बीपी को डाउन करता है। क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों मिक्स होते हैं, इसी वजह से ये दूसरे नमक की तरह, जो नॉर्मल सॉल्ट की तरह, बीपी को इंक्रीज नहीं करता। अगर वो बीपी को इंक्रीज नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम सेंधा नमक का कंजम्पशन करते हैं और अपनी रिपोर्टों में देखते हैं कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो वो पोटेशियम हो सकता है कि वो उस सॉल्ट की वजह से, उस सेंधा नमक की वजह से आ रहा है कि जो हम ले रहे हैं। और क्योंकि वो उसमें किसी ने टेस्ट तो किया नहीं लैब का, तो उसमें कितना पोटेशियम है, कितना सोडियम है, इसका जो कंट्रोल करना होता है वो मुश्किल होता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सेंधा नमक लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, इसे कम मात्रा में लें और अपनी रिपोर्टों के अंदर पोटेशियम की मात्रा पे नज़र रखें। अगर उस पर नज़र रखेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आपको अपने सेंधा नमक को बदल के नॉर्मल सॉल्ट पे, प्लेन सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्ट पर आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बीपी आपका बहुत ज़्यादा है तो आप सोडियम क्लोराइड से सेंधा नमक पर आ सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग चलती रहती है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये। तो उससे क्या होता है कि आपका बीपी भी काफ़ी हद तक मैनेज रहता है और पोटेशियम की मात्रा भी काफ़ी हद तक मैनेज रहती है। तो इसका यूज़ सारे के सारे पेशेंट्स को आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें इसे कितनी मात्रा में लेना है। तो जितना भी नमक है उनका टेस्ट एक जैसा होता है। तो
तो हमने क्या करना होता है, जैसे चुटकी भर नमक लेना होता है। जैसे आपने खाना बनाया तो आप एक टाइम के खाने के अंदर एक चुटकी नमक लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम जाएगी, और नमक की मात्रा कम जाने पे आपको बीपी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी कि बिना मेडिसिन के या कम मेडिसिन से भी आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है। जिन पेशेंट के अंदर मेडिसिन लेने के बावजूद भी बीपी बढ़ा रहता है, उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेट होता है कि बिना मेडिसिन को बढ़ाए और बीपी को कंट्रोल करने का। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि खाना आपने फीका लेना है। खाने के अंदर जो बाकी मसाले होते हैं, तरह हींग है, धनिया है, जीरा है, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। जो चीज़ मना की जाती है वह है ज़्यादा मात्रा में नमक और मिर्चें। अब मिर्च वो लाल हो, हरी हो, काली हो, पीली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मिर्चों का प्रयोग पूरी तरह से बंद करना होता है, क्योंकि जितना खतरनाक हमारा नमक होता है ज़्यादा मात्रा में, उतना ही नुकसानदेह हमारे लिए मिर्चें भी हो सकती हैं, क्योंकि मिर्चों के अंदर एसिडिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये मिर्चें एसिड की सिक्रेशंस को बढ़ा देती हैं। और पेशेंट ना सिर्फ छाती में जो कंप्लेंट लेकर आता है गैस एसिडिटी की कंप्लेंट के साथ साथ, बल्कि वो अपने लो सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ लेकर भी आता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनको पूरा का पूरा सजेस्ट किया जाता है कि आपने मिर्चों को पूरी तरह से बंद करना है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसे कंप्लीट देखिएगा। उससे आप समझ जाएंगे कि सीरम बाइकार्बोनेट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये घट जाए ब्लड के अंदर तो कितना बड़ा नुकसान एक किडनी फेलियर पेशेंट को हो सकता है। नमक की ज़्यादा मात्रा सिर्फ आपका बीपी नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर और दिक्कत भी लेकर आती है। मान लो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो नमक ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं क्योंकि उसका बीपी लो था, ऐसा होता है, मगर ज़्यादा नमक खाने की वजह से उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, यानी जो वाटर है उसकी बॉडी में स्टे करना शुरू कर देता है, यूरिन के रास्ते कम आना बाहर शुरू कर देता है, और क्या होता है कि उसकी बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसका फेस सूज जाता है, उसकी टांगें सूज जाती हैं, उसके पूरे के पूरे निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नमक की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा था। तो नमक से वाटर की ओवरलोडिंग होती है, फ्लूइड की ओवरलोडिंग होती है। अब समझो कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, अब ब्लड के अंदर भी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा, तो जो बीपी आपका पहले लो आ रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? किडनी को नुकसान होगा। इसी वजह से नमक की मात्रा को कम रखवाया जाता है, इतना रखवाया जाता है कि खाना खाया जाए, उसको टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, और जितनी भी चीज़ों के अंदर नमक की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है उन्हें निकाल दिया जाता है आपकी डाइट से, चाहे वो आपके पापड़ हो, अचार हो, चटनियाँ हो, सॉस, केचप, जैम, किसी चीज़ के अंदर भी नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसे आपको निकालना होता है। जैम के अंदर मानता हूँ नहीं होती, मेरे मुँह से निकल गया, बट समझ में आपको आ गया होगा कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हमने नहीं लेनी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कितनी मात्रा में नमक लेना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर भी अगर आपको किडनी फेलियर से रिलेटेड कोई परेशानी है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स फ़ोन पे अवेलेबल होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हम और पेशेंट्स को आराम देते हैं वैसे आपको भी देंगे। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कुछ पेशेंट से भी मिल कर जाएँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने पेशेंट से जिन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी शो की है 15 डेज़ के ट्रीटमेंट के अंदर। तो हम आज बात करेंगे तजिंदर जी से, उनका केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली किडनी की दिक्कत डायग्नोज कैसे हुई, क्या क्या चेंजेस महसूस कर रहे थे, कैसे उन्हें पता चला, और अब आगे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे तजिंदर जी से। तजिंदर जी, मुझे बताइए कि किडनी की दिक्कत की जो शुरुआत हुई या आपको पता चला, कैसे चला? मेरा बीपी हाई रहता था, तो मैं बीपी ठीक कराने डॉक्टर के पास दिखाने गया, तो उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट कराओ। तब मेरे को पता चला कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टाइम आपने ये केएफटी करवाया था? हाँ जी। जब 6 आया किडनी उस टाइम पे इनिशियली स्टार्टिंग में जब आपको पता चला था, ठीक है। और डायबिटिक आप लंबे टाइम से रहे? 21 साल से डायबिटिक। 21 साल से डायबिटिक। तो शुगर आपकी कंट्रोल में रहती थी या फ्लक्चुएट करती थी? फ्लक्चुएट करती थी, लेकिन तकरीबन कंट्रोल में रहती थी। ठीक है। उसके लिए हमेशा से टैबलेट्स लेते थे या इंसुलिन भी लेनी पड़ी? इंसुलिन पे नहीं जाना पड़ा। फैमिली हिस्ट्री भी रही है कोई डायबिटीज की? मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरी सिस्टर्स को, सबको डायबिटीज रही है, ठीक है।
तो जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था, दिसंबर में डायग्नोस हुआ था कि क्रिएटिनिन अचानक से 6 पहुंच गया, जी जी। उस टाइम पे कोई फिजिकली सिम्टम्स थे आपकी बॉडी में? नहीं, कुछ नहीं थे जी, सिर्फ बीपी आई था। सिर्फ बीपी बढ़ना स्टार्ट जी, हुआ जी। था। और बीपी की तकलीफ कब से है, लगभग कितने टाइम से? 3-4 साल से ही हो। 3-4 साल। जी। मेडिसिन खाते थे उसके लिए कुछ? नहीं, इससे तो मैंने इतनी ज़्यादा ली नहीं कभी। बीपी की दवाई कोई खाई है? नहीं खाते थे, नहीं, खाई नहीं कभी। एज सच नहीं खाई। नहीं। ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो रीडिंग्स लगभग क्या रहती थी उस टाइम पे, जब नोटिस किया? 200 प्लस थी जी, 200 अच्छा। 200 के प्लस। उस टाइम पहली बार हाँ जी, हाँ। डायग्नोस हुआ है। हाँ जी। तो जब इन्हें इनिशियली डायग्नोस हुआ कि क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, फिजिकली बॉडी में कोई एज सच सिम्टम्स नहीं थे, बीपी शूट अप होना स्टार्ट हुआ, बट पेशेंट हमारे लंबे टाइम से डायबिटिक रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स से डायबिटिक रहे हैं। तो जब इनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जुलाई में इन्होंने जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, इनकी दोनों किडनी का साइज ठीक था, लेकिन फंक्शनिंग में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। उसके पीछे रीज़न देखने को मिलता है कि जो पेशेंट्स लंबे टाइम तक डायबिटिक रहते हैं, चाहे शुगर लेवल्स अब कंट्रोल में चल रहे हो, अब मैनेज होने स्टार्ट हो गए हो, लेकिन लंबे टाइम तक जब बॉडी सफ़र करती है डायबिटीज़ से और किडनी को बहुत ज़्यादा यूरिन के रास्ते शुगर को फ्लश आउट करना पड़ता है, तो किडनी डैमेज की तरफ चलती जाती है। तो इनके केस में मेजर जो रीज़न रहा है फेलियर के पीछे, किडनी फेलियर के पीछे, वो डायबिटीज़ बहुत मेजर कॉज नज़र आ रहा है। बीपी कुछ सालों में इनका बढ़ना स्टार्ट हुआ है, उसने साथ में एडिशनल एक ऐसा रीज़न जोड़ दिया है जो किडनी फेलियर की प्रोग्रेशन को बहुत स्पीड अप कर देता है। तो अब जब हमने इन्हें 15 डेज ट्रीटमेंट दिया है, उस दौरान इन्होंने अपनी बीपी शुगर की चार्टिंग रेगुलर रखी है, उसमें बीपी शुगर की वैल्यूज़ काफ़ी हद तक बेटर होती गई हैं। और अब जब चीज़ें कंट्रोल में चल रही है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इनकी रिपोर्ट्स में वो रिजल्ट्स विजिबल हैं। तो हमें जब भी ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, हमेशा रीज़न का करना है, ना कि क्रिएटिनिन का। पेशेंट की बॉडी की स्ट्रेंथ देखते हुए डाइट रखी जाती है पेशेंट की। इनिशियली 15 डेज के लिए इन्हें हमने प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा था, क्योंकि एज सच पेशेंट कोई ज़्यादा सिम्टम्स वीकनेस के कंप्लेन नहीं कर रहा था। अगर वहीं ये पेशेंट वीकनेस की कंप्लेन कर रहे होते तो लाइट प्रोटीन इनिशियली हमें डाइट में रखना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कंडीशन कैसी है। तो अब जैसे आपकी कंडीशन है, जो हमारे क्रिएटिनिन वैल्यूज 5.49 थी, यूरिया 103 था 12 ऑफ अगस्त जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर 15 डेज जब अब हमने टेस्ट करवाया, उसमें आपका क्रिएटिनिन 3.10 और यूरिया 65 आ गया। तो रिकवरी हमारी अच्छी चल रही है। प्रोटीन भी 2+ से 1+ हो गया। अगर प्रोटीन 2+ से 1+ आया है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी अब रिकवरी की तरफ जा रही है। इसी प्रोटीन को हमें बिल्कुल मिल करना है। एक बार वो चीज़ हम अचीव करते हैं तो किडनी हमारी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। उसके लिए हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हमारे एंड पे लापरवाही हो रही है, हमारे बाइकार्बोनेट फॉल कर रहे हैं, 19 आ रहा है ना, नॉर्मल वैल्यू 22 से 29। तो उसके लिए हम चाय जो ले रहे हैं एक कप भी, वो इस 15 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर रहे हैं। ठीक है। दूध ले सकते हो, दालें ले सकते हो, लाइट प्रोटीन अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि अब हम एक थोड़ा सा कंपैरेटिव सेफर जोन में आ गए। ठीक है। तो अगर हम इन गाइडलाइंस को आगे भी फॉलो करते हैं तो हमारी किडनी बची रहती है आगे के लिए। ठीक है। उसी को हम मैनेज करते हुए सारा इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लाइट प्रोटीन डाइट स्टार्ट कर रहे हैं। यूरिन में प्रोटीन अब 1+ हो गया है, इसको हमें बिल्कुल निल तक लाना है, ताकि किडनी पे जो ऑनगोइंग डैमेज है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर की वजह से है, वो कम्प्लीटली रुक जाए और किडनी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए। इनिशियली अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं किसी भी बीमारी का, जैसे ही डायग्नोज होता है, कंडीशन स्टेबल बनी रहती है, तो उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाती है, अगर पेशेंट अपनी दी हुई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करता है। तो तजिंदर जी ने ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर डाइट अच्छे से फॉलो की है, कोई दिक्कत नहीं आई, चाय के अलावा कोई मरीज में गड़बड़ नहीं की है। ठीक है। तो अब इस 15 दिन के लिए हम चाय को भी बंद कर रहे हैं, ताकि किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस बिल्कुल रुक जाए। अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज फॉल करती है तो उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, और एसिडोसिस जब भी होगा, बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा, किडनी को कभी भी रिपेयर नहीं करवाने देगा। यही बेसिक रीजन होता है चाय बंद करने के पीछे, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो कम्प्लीटली एसिडिक फूड में काम करते हैं। इसीलिए आपके लिए दूध गड़बड़ नहीं इतनी देगा जितनी चाय पत्ती देगी। तो हम मिल्क अलाउ कर रहे हैं, 50 to 100 ml ऑफ मिल्क ले सकते हो आप डेली अपनी डाइट में।
दालें अलाउ कर रहे हैं, मूंग मसूर मोट की दाल, हल्की जो दालें हैं एक एक छोटी कटोरी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी में आगे कोई वीकनेस ना बने। ठीक है, लंबा टाइम हम बिना प्रोटीन के नहीं रह सकते क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लाइट प्रोटीन पे आगे रखेंगे, 15 डेज बाद टेस्ट दोबारा करवाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जो स्पीड ऑफ रिकवरी इनिशियली आपकी बॉडी ने दिखाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो उससे ये है कि हम एक सेफ जोन में, एक टेंशन फ्री होके रहेंगे कि किडनी अब सेफ हो गई है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बहुत ही ट्रेमेंडस रिकवरी जस्ट 15 डेज के अंदर भी देखने को मिल जाती है, जैसा हमने तेजिंदर जी के केस में सामने देखा। ठीक है, तेजिंदर जी आप कुछ हमारे पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी कहना चाहेंगे? आपका कोई मैसेज उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने 15 दिन पहले जब संजीवनी में आया था तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल 6 पॉइंट के आसपास था, लेकिन 15 दिन दवाई खाने के बाद और परहेज करने के बाद अब मेरा 3.1 आया है। तो मैं तो होप करता हूँ कि इनकी दवाई अच्छी लगेगी और मैं अपना आगे फॉलो करता हूँ। इसीलिए हमें कभी भी जब इलाज करना है, जब आप फर्स्ट मीटिंग में आए थे, क्रिएटिनिन का इलाज कभी नहीं करना है, उसके पीछे छुपे हुए रीजंस पे वर्कआउट करना है जिस वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है। आपके केस में डायबिटीज एक बहुत बड़ा कॉज है, अभी भी हमारी शुगर कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाती है, उसको मैनेज करते हुए रखना है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी धीरे धीरे हम जो शुगर की मेडिसिन आप खा रहे हो उसको भी हम कम करते जाएंगे डोजेस को, क्योंकि अब हमारा HbA1c ऑलमोस्ट 5.8 के आसपास आ गया है। अगर यही स्टेबिलिटी हम आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं तो किडनी बहुत अच्छे से रिकवरी की तरफ चलती जाती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमें बीपी शुगर की चार्टिंग मेंटेन करनी है। डाइट में लाइट प्रोटीन डाइट ऐड ऑन कर रहे हैं, चिकन अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आगे अगर हमें लगता है रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब हम ये वेजिटेरियन फूड पे, लाइट प्रोटीन दालें हैं, दूध है, उसी पे फोकस रखेंगे। ठीक है।